और आपको आपके एरिया का मिलता है। चलो आप फॉर एग्जांपल आप कहीं दिल्ली में चले गए, आपको बोडो नहीं, अगर कोई डिब्रूगढ़ का भी मिल गया तो आपको लगता नहीं अरे ये भाई आ गया। जब आप बाहर निकलते हो दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमें अच्छा लगता है हमारे एरिया के कोई अगर कोई बात करता है तो दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज ऑलवेज देयर। और नॉलेज जो होता है वो आपको हर जगह यूज होता है। जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो यू कम टू नो कि यहाँ पे कौन कौन रह चुके हैं, हमारी संस्कृति क्या है, उससे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वी डोंट नीड टू पेंट इट इन एनी कलर, किसी जात धर्म के कलर में नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिवली सीखना है हिस्ट्री को कि मेरे इस एरिया में क्या हुआ है। आसाम के बारे में जब हम पढ़ते थे तब आसाम के बारे में मैं जनरली 1771 का 1671 आई गेस सरायघाट का लड़ाई जब हुआ था, सरायघाट का जो वॉर हुआ था लसित बरफुकन का, तब पता रहता था। बट उतना ही जब यहाँ आया, जब यहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया तो बोडो कछारी शब्द है। पहले तो मैं सिलचर में जब मेरा पोस्टिंग हुआ कछार, मैंने सोचा कछार का मीनिंग क्या है, कछारी, फिर कछारी मतलब कौन लोग थे, फिर बोडो कछारी, फिर वो जर्नी कैसे हुआ, पहले कहाँ पे राज करते थे, कहाँ से कहाँ तक आए। मेरा फिर बाद में पोस्टिंग हुआ मायबॉन्ग, तो हिस्ट्री में वही पढ़ा था कि दिमापुर के वहाँ पे कछारी लोगों का किंगडम था, वहाँ पे आक्रमण होने के बाद में वो मायबॉन्ग में आके उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था। मेरा नेक्स्ट पोस्टिंग कछार से मायबॉन्ग हो गया था। तो जब आप पढ़ते हो और जब आप उस जगह पे जाते हो देयर इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हम नहीं ये मैं जानता हूँ, ये जगह को जानता हूँ, इस जगह के बारे में सुना है, इस टाइप के बारे में सुना है, इस भाषा के बारे में सुना है, इस शब्द के बारे में सुना है। कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो हिस्ट्री में, बोडो हिस्ट्री में हर एक शब्द का, हर एक आपके टाइटल का एक मीनिंग होता है। नर्सरी का एक मीनिंग अलग होता है, वसुंधरी का एक अलग मीनिंग होता है, दाइमारी का एक मीनिंग अलग होता है। अगर मैं गलत नहीं तो दाइमारी का मीनिंग मतलब जो नदी के काट के पास रहता है वैसा कुछ मीनिंग है क्या, समथिंग रिलेटेड टू इट। तो ये हर शब्द का, आपके हर टाइटल का एक अलग मीनिंग होता है। जब ये पढ़ा और जब मेरा पोस्टिंग बक्सा हो गया, कहाँ जा रहे हो, BTAD में, तो एक लगता है कि नहीं यार मैंने पढ़ा था, ये सब पढ़ा था, अभी मैं उसी एरिया में जा रहा हूँ काम करने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नॉलेज। आपको कब किस जगह पे आपका नॉलेज यूज में आता है वो आपको पता नहीं। बट एक मेरा थंब रूल हमेशा पढ़ा हुआ है और मैंने मानता भी हूँ कि नॉलेज नेवर गो वेस्ट। आपका जो नॉलेज है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। मेरा खुद का जो छोटा भाई है वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था। वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था तो हिस्ट्री टॉपिक पढ़ता था, मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हम घर में बातें करते थे हिस्ट्री में। वो ओडिशा के बारे में मैंने जब पढ़ा, वो चैप्टर पढ़ा, तो मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था कि जगन्नाथपुरी क्या होता है, फिर कोणार्क का मंदिर कैसे है, क्या है। मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, बट मैंने पढ़ा है उनके बारे में, और पढ़ने के बाद मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था। ही ऑल्सो केम टू नो, उसको भी पता चला। परसों उसका फोन आया, वो बता रहा था कि उसका एक मैनेजर है, उसको मैनेजर को उसने मैनेजर को पूछा कि सर आप कहाँ से हैं, तो उसने पूछा कि, उसने बोला मैं ओडिशा से हूँ। तो अब उसको लग रहा था कि ये मराठी जो लड़का है सीए बैठा हुआ सामने, इसको क्या पता है मेरे एरिया के बारे में। पर मेरा भाई उससे जब बात करने लगा कि ओडिशा में उसको ओरिया बोलते हैं, उसकी भाषा जो है ओरिया भाषा है, ओरिया भाषा के बारे में उसने 2-3 पॉइंट पूछे, पूरी के बारे में 2-3 पॉइंट बात की, उसने कल्चर के बारे में बात की। मैनेजर एकदम खुश हो गया, अरे इसको मेरे बारे में, एरिया के बारे में इतना कैसे पता है। अब मुझे गारंटी मेरे भाई का प्रमोशन फिक्स हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा उसका वहाँ पे प्रमोशन। नॉलेज नेवर गो वेस्ट, यू नेवर नो आपको नॉलेज कब काम पे आएगा। और नॉलेज जब आपके पास होती है तो अब आप 4 लोगों के साथ में डिस्कस कर सकते हो, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, यू नो व्हाट यू आर सेइंग। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो यूपीएससी के टाइम पे, मैं इंजीनियर था, मुझे इकोनॉमिक्स का ई भी पता नहीं था। जब इकोनॉमिक्स का स्टडी शुरू किया द सेम वाज बी ट्रू कि इकोनॉमिक्स पता नहीं था, तो हमको पेट्रोल का रेट कम ज्यादा होता है तो हम गाली गलौज करते थे सरकार को। बाद में पता चला पेट्रोल का रेट, ओपेक, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया पर बैरल डॉलर रेट, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज नॉट एज सिंपल एज व्हाट वी थिंक। हमें जितना लगता है उतना सिंपल नहीं है इकोनॉमिक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे चलता है। अगर यूएस और चाइना एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो वो क्यों झगड़ रहे हैं, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस क्या है, उनका ट्रेड वॉर क्या चल रहा है, यह हमें समझ में आने लगता है।
जो हम रोज पेपर पढ़ते हैं, पेपर में एक इकोनॉमिक्स का पेज रहता है जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम हुआ है, ज्यादा हुआ, आरबीआई ने केवल वो लिखा रहता है। हम जनरली वो पेज क्या करते हैं, पलट देते हैं। हम जनरली पेपर खोलते तो पीछे वाला पेपर एक तो पेज देखते हैं जिसमें स्पोर्ट्स और मूवीज का लिखा रहता है, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसका किसके साथ झगड़ा हुआ, अगला मूवी कौन सा आ रहा है, कौन कौन सी मूवी में काम कर रहा है, ये लिखा रहता है। ये हम पहले पढ़ते हैं और फर्स्ट पेज का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। जब हम यहाँ पढ़ाई करते हैं तब ये पढ़ाई सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, इट इज एन एनरिचमेंट नॉलेज कि इंडिया की हर एक पार्टी कब शुरू हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब शुरू हुई थी, भारतीय जनता पार्टी शुरू कब हुई थी, जनता दल कब शुरू हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन थे लीडर, क्या थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इतना सुपर हिस्ट्री है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। हमें पता लगता है मैं इस देश का नागरिक हूँ जिस देश ने इतना लड़ा है अंग्रेजों के साथ में। जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था तब बहुत सारे बाकी 70 या 80 देशों को उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला था। उसमें से कितने देश अभी भी डेमोक्रेटिक है और हम अभी भी डेमोक्रेटिक है। क्या ग्रेटनेस है हमारे संविधान की, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो गूज़बम्प आते हैं लिटरली कि मैं कितने सारे नॉलेज से आज तक दूर था, मुझे पता ही नहीं था मैं कौन हूँ, मैं इंडियन हूँ। मतलब क्या है इंडियन का मतलब क्या है, ये आसाम ही मेरा है, ये मणिपुर मेरा ही है, ये नागालैंड मेरा ही है, ये सब लोग मेरे हैं। मैं तमिलनाडु में जाता है तब भी फीलिंग आता है ये मेरा है, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, तमिलनाडु में क्या है, द्रविड़ उनका कल्चर क्या है। मदुरई में जाता हूँ, वो मीनाक्षी मंदिर किसने बनाया, वो मीनाक्षी मंदिर का जब मीनाक्षी मंदिर में पहली बार देख रहा हूँ, बट मीनाक्षी मंदिर में कौन से शिल्प है वहाँ पे, किसने किस तरीके से किया हुआ है, कौन सा पिलर में क्या है, वो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं जाके देख रहा हूँ। मैं आज तक कभी पेरिस नहीं गया हूँ, बट पेरिस में लूवर म्यूजियम में डा विंची का मोनालिसा करके एक पेंटिंग है वहां पे रखा हुआ। मोनालिसा तो सबको पता होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने डा विंची कोड नाम का एक बुक आया था पहले पढ़ा हुआ है, कभी पढ़ा है किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा है। मूवी भी आया हुआ था उसके ऊपर, डा विंची कोड। वो जो रहता है जब हम पढ़ते हैं तब लूवर म्यूजियम में मेरे घर वाले गए थे, उन्होंने देखा लूवर म्यूजियम, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या है, उन्होंने कहा एक पेंटिंग था, कोई विंची करके एक पेंटर था, हमने भी सब लोग फोटो खींच रहे थे, हमने भी उसके साथ में फोटो खींच लिया और आ गए। हमने कहा तुमने द मोनालिसा देखा? हाँ, उसमें क्या एक पेंटिंग था, फोटो खींच लिया। उनको नहीं पता है उन्होंने क्या देखा है, हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है उसके बारे में, वो आदमी क्या था, उस फोटो के पीछे हिस्ट्री क्या है, वो फोटो आज तक कितने फोटो ने, वो पेंटिंग कितनी बार चोरी हुआ है, लाखों करोड़ों उसका कीमत नहीं लगाया जा सकता उस पेंटिंग का। वो आदमी कितना अलग टाइप का था, पेंटर था, साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, क्या नहीं था वो आदमी। ये आपको कब लगता है? जब आप पढ़ते हो, यू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन। अगर आप आपकी खुद की भी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते, फॉरगेट अबाउट फॉरेन का या फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, यू डोंट नो हु यू आर। हमें पता नहीं है, हमारे अपने अगर रूट्स हमें पक्के करने, हमें पता होने चाहिए कि हिस्ट्री में हमने गलतियां भी क्या की है, किस गलती के वजह से अंग्रेजों ने आके हमारे ऊपर राज किया था, किस गलती की वजह से हम पीछे हैं, हमें क्या सुधारना है, क्या क्या करना है, ये समझने के लिए क्या गलत हुआ है ये पहले समझना इंपॉर्टेंट होता है, और क्या गलत हुआ ये समझने के लिए पहले हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री पढ़ना है, क्यों सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री पढ़ना है, ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। अब आप बोलोगे थर्ड वर्ल्ड वॉर हम पढ़ के हम क्या करेंगे? मैं तो बक्सा में बैठा हूँ मुशलपुर में, मैं हिटलर के बारे में पढ़ के, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ के मैं थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। ट्रम्प अंकल मेरे को थोड़ी पूछेंगे आगे कि भाई एक काम करो, बताओ जरा थर्ड वर्ल्ड वॉर कम कराइए, वो टालने के लिए क्या कर सकते? मुझे तो ट्रम्प नहीं पूछेगा, मैंने क्यों करना है? आप पढ़ते रहो, आप सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो, यू नेवर नो आप आगे जाके क्या बनोगे। तो जब आप, मैंने जैसे कहा, एग्जाम क्लियर हो गया, मैं ऑफिसर बन गया, तो सब लोगों का नजरिया बदल गया मेरे तरफ देखने का। बट मेरा जो नॉलेज थी 2 मिनट पहले था, वही नॉलेज अभी बाद में भी है, 3:31 पे सेम नॉलेज है, सेम अंडरस्टैंडिंग है, सेम थिंकिंग है, बट आप लोग सुनने लग गए। मैं आप लोगों के साथ में क्यों बात कर पा रहा हूँ? मैं महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा लिखा है, मराठी मीडियम में पढ़ा लिखा है, सिंपल लड़का जो एक मैंने इंजीनियरिंग पूरी की, बस मैं आपके साथ में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपको कोई नॉलेज नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपसे 2-4 साल बड़ा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
ये मौका मुझे क्यों मिला? क्योंकि वो एग्जाम क्लियर कर पा रहा है। बट एग्जाम क्लियर करने से नॉलेज नहीं आता है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप किसी पॉलिटिशियन को सवाल तभी पूछ सकते हैं जब आपके पास में नॉलेज है, आपको पता है। आप किसी ऑफिसर को तभी सवाल पूछ सकते हैं जब आपके पास नॉलेज है। सर ये ऐसा क्यों हुआ, आयल के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे बोलने के बाद में ऑफिसर आपको उल्टा जवाब नहीं दे सकता अगर आप सही है तो। अगर आपको पता ही नहीं तो आपको कुछ भी बोल के भेज सकता है। नॉलेज नेवर गो वेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी एनरिच हो जाती है। कुछ नहीं, अगर मैं स्त्रीवाद पढ़ के मेरे घर के, मेरी माँ और बहन के साथ में मैंने कैसे बिहेव करना है, मेरी बीवी के साथ में मैंने कैसे बिहेव करना है, ये भी अगर मैं समझ गया और सुधर गया तो मैं कम से कम 4 लोगों की जिंदगी सुधार सकता हूँ। मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उसको मैं सुधार सकता हूँ। सिर्फ यूपीएससी या आईपीएस या आईएएस का एग्जाम क्लियर करना ही एक नहीं है मेरा। मेरी पर्सनैलिटी पे मैंने क्या वर्कआउट किया है, क्या वर्कआउट किया हुआ है, मैं क्या सीखा हूँ। जब आप यूपीएससी में, जब मैंने एनाटॉमी पढ़ना शुरू किया, बॉडी, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बायोलॉजी में पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, बट कितना ध्यान देते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन कब बढ़ता है, हमारे कौन से जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स कौन से सीक्रेट होते हैं, कब होते हैं, क्या मीनिंग होता है हर चीज का, हमने कब स्टडी किया है। हम जब लीकर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, हम अल्कोहल पीते तो हमें पता भी नहीं अल्कोहल का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हम सबने अगर ग्रेजुएशन पूरा किया है, वी शुड नो हमारे बॉडी पे हर चीज का क्या फर्क पड़ता है। अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। कोई बोलता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा दारू अच्छा रहता है बॉडी के लिए, कौन बोला, क्यों? आपने सवाल पूछा आज तक किसी को क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जाम पढ़ाई क्यों करना है। मैं आपके साथ यूपीएससी का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम क्यों देना यही डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि हमारे लाइफ में हम कौन सा डिसीजन क्यों लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप सीख गए तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी कैसे क्लियर करनी है मेरे से ज़्यादा आपको अभी हमारा दोस्त ब्रह्मो बता सकता है कि कैसे क्लियर करनी है। वो फ्रेश पास आउट है, मैं पुराना हो गया, अभी आउटडेटेड हो गया मेरा नॉलेज। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, यूपीएससी का पढ़ाई मैंने जिस काम के लिए समझ के किया था और आज मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। और उसके लिए पढ़ाई की थी, बॉडीगार्ड, लाल बत्ती की गाड़ी, अभी नीली बत्ती की गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब वो काम करने के लिए हमको मिलता है या आपको मिलेगा। बट वो लाइफ नहीं है। कल अगर मेरे साथ में एक भी बॉडीगार्ड नहीं है तो क्या मैं चेंज हो जाऊंगा? कि नहीं फर्क पड़ता है। जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम अभी हमने फिक्स करने के, हमें किस लिए करना है, वो नहीं है हमारी आइडेंटिटी, वो तो एड ऑन है। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन काम का होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन पार हुआ, अगर इलेक्शन में आपके एरिया में, हमारे एरिया में कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, अगर हर एक आदमी अपने मन से अगर वोट दे पाता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी, हम जो जिससे बोलते कि रात की नींद ठीक से आई। अगर मेरे एरिया के किसी आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा काम अभी भी बाकी है। मैं मेरे घर से 3000 किलोमीटर दूर, आप आपके घर से 3000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, अगर हमारे दोस्त का जहाँ पे कार्डर आएगा, कहाँ वो जाके काम करेगा पता नहीं है, बट जहाँ पे भी वो काम करेगा, वो काम का जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए पढ़ाई करना होता है। तो मेरा आज का बेसिकली आपसे मिलने का रीजन ही वही है कि आपको बाहर कोई भी क्लास बता देगा कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कितना घंटा पढ़ाई करना है, बट ये कोई नहीं बताएगा कि क्यों पढ़ाई करना है, किस लिए पढ़ाई करना है, किस चीज़ को सब दिमाग में रख के पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने से सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है। ये तो यूपीएससी पास होने का सेटिस्फेक्शन अलग रहता है, बट उससे भी बड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है नॉलेज का। जब मुझे पता लगा कि इकोनॉमिक्स, जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया तब मुझे पता लगने लगा कि पेट्रोल के रेट ऊपर नीचे कैसे होते हैं। आर्किमिडीज पता है किसी को? सुना है ना? लॉ ऑफ बियोंसी रहता था, वो एक बाथटब में बैठा, बाथटब से थोड़ा पानी नीचे गिरा, वो लॉ ऑफ बियोंसी है। तो वो वैसे यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए राजा के दरबार में गया था। दैट इज द जॉय ऑफ नॉलेज। आपको कोई चीज पता लगती है, चलो वो आर्किमिडीज 2 मिनट साइड में रखते हैं, आप कोई
मैथमेटिक्स का सम सॉल्व कर रहे हो, बहुत टाइम से हो नहीं रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद में अचानक से सॉल्व हो जाता है वो, और आपका आंसर और वो गाइड में लिखा हुआ आंसर सेम है, आपको बहुत खुशी होती है। आपको लगता है कि किसी को जाके बताओ, अरे सॉल्व हो गया, वो एग्जाम सॉल्व है, पेपर सॉल्व हो गया, वो एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, किसको बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, किसको बताओ, मुझे समझ में आ गया। वो जो खुशी रहती है, दैट इज कॉल्ड जॉय ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान रहता है उसकी खुशी होती है वो जो जॉय ऑफ नॉलेज है वो यूपीएससी के दौरान आपको डेली दिन में 10 बार मिलता है। यू कम टू नो कि वर्ल्ड में, ईरान में जो हो रहा है उसका रीजन क्या है। यू नो कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1979 में क्या हुआ था, आयतुल्लाह खोमेनी कौन था उस टाइम पे, फिर अफगानिस्तान में क्या हुआ था, 1956 में इजिप्ट वॉर में क्या हुआ था। यू नो एवरीथिंग। सो जो भी कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में होता है, यू नो द कनेक्शंस, एंड दैट गिव्स यू द जॉय, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। वो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप जब 4 लोगों के बीच में बैठते हो ना, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली चले गए और दिल्ली में आप राजेंद्र नगर, जहाँ पे हमारा दोस्त पढ़ाई करता था, मैं कभी दिल्ली में नहीं गया पढ़ाई करने के लिए, मैंने महाराष्ट्र में पढ़ाई की थी, तो दिल्ली के बारे में सुना था कि इतना बड़ा शहर है, तो वहाँ पे तो हर कोई नॉलेजेबल आदमी है। राजेंद्र नगर में आप जाओगे तो वहाँ पे तो हर कोई 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट्स दे के आदमी बैठा रहता है, नॉलेज का भंडार रहता है। वो तो ऐसे फायरिंग करता रहता है नॉलेज की कंटिन्यूसली, ये तुझको पता है, ये पता है, ये पता है, हमको तो कुछ भी नहीं पता है। तो जब आपके पास नॉलेज होता है, यू नो भाई तुमने जो बताया ये तेरा डेटा गलत है। यू नो कोई ऑफिसर आपके सामने बोलता है कि ऐसे नहीं सर ये गलत है, ये इतना इतना ऐसे नहीं था, ये आइन के हिसाब से उल्टा होना चाहिए था। यू नो किसको कब पकड़ना है, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आप 4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर सकते हो। हमें डर क्यों लगता है 4 लोगों के बीच में बैठ के बात करने, क्योंकि हमको पता नहीं रहती ये चीजें। यूपीएससी का अगर आप स्टडी या कोई भी एग्जाम का स्टडी नॉलेज के लिए करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बदल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। यू नो कि मेरे घर में ये गलत हो रहा है, पापा ये गलत है, आपने माँ से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। या माँ को भी बुलाओ, शादी की बात चल रही है ना, तो सिर्फ जेंट्स लोग बैठ के क्यों बात करें, माँ को भी बुलाओ, उसको भी बिठाओ। शी शुड ऑल्सो नो, अगर मुझे उसने बड़ा किया है तो शी हैज इक्वल राइट इन एवरी डिसीजन अबाउट माई लाइफ, उसको भी बिठाओ। ये जब होने लगता है तब इसका मतलब रहता है आपका नॉलेज परकोलेट होता है, आपके बिहेवियर में आता है। दिस चेंजेस योर पर्सनैलिटी। यूपीएससी का स्टडी सिर्फ वो एग्जाम क्लियर करने के लिए मत करो, अगर करना है तो नॉलेज लेने के लिए करो। और जो भी ग्रेजुएशन करते हो वो ग्रेजुएशन सीरियसली करो। जो भी पढ़ाई करते हो टाइम पास के लिए कभी भी मत करो। जो भी काम करोगे A1 क्वालिटी का ही करना है। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, इट डजंट मैटर तुम क्या कर रहे हो। अगर आप आपके फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप हमेशा डिमांड में रहोगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के एमए कर लिए हो और आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स पे अगर आप एक्सपर्ट हो, थीसिस लिखा है, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी भी गवर्नमेंट के थिंक टैंक में आपको ज्यादा डिमांड रहेगी, ना कि IAS IPS से भी ज्यादा आपकी डिमांड रहेगी। योर इम्पोर्टेंस इज डिसाइडेड बाय योर नॉलेज। जो भी पढ़ाई करो, 10th के एग्जाम दे रहे हैं, 12th के एग्जाम दे रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई करके दो। जस्ट पास करना है, बीए को तो बाहर डिमांड नहीं है, क्या ही करके बीए करके, नहीं। अपना अपना नॉलेज अच्छे से रखोगे तो यूपीएससी क्लियर करने में तो फर्स्ट स्टेप इज आपका ग्रेजुएशन कौन से फील्ड का है। इफ योर ग्रेजुएशन इज नाइस, प्रॉपरली आपने किया हुआ है, नॉलेजेबल हो आप, तो आपको पढ़ाई करने में आपको बूस्ट मिलता है। आपको पता है कि आपका अल्टरनेट करियर स्ट्रांग है बिकॉज तुम्हारा ग्रेजुएशन अच्छा हुआ है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर नॉलेज, तो आपको डर कम लगता है। डर तो सभी को लगता है, पसीना सबको आता है। वो ड्यू का ऐड है नहीं, माउंटेन ड्यू का। तुम लोग टीवी नहीं देखते हो क्या? यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि मूवी नहीं देखना है, गाना नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। अच्छे अच्छे मूवीज भी देखा करो, लाइक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके एक इंग्लिश मूवी था। अब वो तुम कोई बोल सकते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आता है, नीचे सबटाइटल भी आता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। चलो इंग्लिश मूवी छोड़ दो, आनंद मूवी देखा है किसी ने? राजेश खन्ना का मूवी है पुराना, आनंद देखा है किसी ने? नहीं देखा है तो बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहा है।
एक मूवी है आनंद करके, राजेश खन्ना को, वो जाके देखो। तो एक डायलॉग है ना, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये डायलॉग उस मूवी का डायलॉग है राजेश खन्ना का, अमिताभ बच्चन का फर्स्ट मूवी, ऐसा कंसिडर करो। इतना सुंदर मूवी है, वो मूवी देख के पता लगता है कि जिंदगी जीते कैसे है, खुशी से। राजेश खन्ना को पता रहता है कि उसको ट्यूमर है, कैंसर है, वो मरने वाला है कुछ दिन के बाद, बट स्टिल बाकी लोग सीरियस होते हैं, वो खुशी से रहता है, वो जाते वक्त भी खुशी से जाता है। बहुत सुंदर मूवी है। अगर हम अच्छे मूवीज, हम यूपीएससी के टाइम पे हम हमारे टीचर्स को पूछते थे ऑब्वियसली एक एग्जाम होने के बाद में कि सर एक काम करो, हमको अच्छी अच्छी मूवीज बताओ जो देखनी चाहिए। आजकल बहुत घटिया मूवीज भी आती है जो सुसाइडल मूवीज देख के आदमी चकरा जाता है, क्या देखा मैंने इतना टाइम वेस्ट करके। बट अगर अच्छी मूवीज का कलेक्शन हो, अभी तो सबके पास में जियो होगा, फ्री इंटरनेट तो सबके पास है ना। 1.5 GB किसके पास नहीं है, ये मुझे बताओ जरा। कोई है यहाँ पे जिसके पास 1.5 GB नहीं है दिन का फ्री का इंटरनेट? सबके पास है। और खुद को पूछो वो इंटरनेट हम किस लिए यूज करते हैं? पढ़ाई का आज तक कभी चेक किया है इंटरनेट पे, गूगल पे? करते हो तो बहुत अच्छी चीज है। कितना टाइम करते हो? दिन का 1.5 GB तो खत्म करते होंगे, मुझे गारंटी है। वो 1.5 GB में कितना GB पढ़ाई का यूज करते हो अभी तक बताओ। यूट्यूब में काम का वीडियो कितना देखा है पूछो, खुद को पूछ लो। नेटफ्लिक्स कितने लोग देखते हैं? अमेजॉन, हॉटस्टार तो देखते ही होंगे। हॉटस्टार देखते हैं कोई? हाथ ऊपर करो, उसमें शर्माने वाला बात नहीं है। बस एक दो हॉटस्टार नहीं देखते हो? आईपीएल भी नहीं देखते हो? हॉटस्टार भी देखते होंगे। यूट्यूब कितने देखते हैं? सभी देखते हैं। शर्मा रहे तो हाथ नहीं ऊपर कर रहे। अब जो नहीं देखता है वो तो फिर बाबा आदम के जमाने का हो गया फिर। सब लोग देखते हैं। उसमें से काम की चीजें कितने देखते हैं? इंटरनेट पे होगा ये मूवी, 1 GB से कम ही साइज होगा उसका, देख सकते हो आराम से। अच्छी मूवीज देखा करो, अच्छे गाने सुना करो, एनरिचमेंट होती है। मैं बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी देश की सिचुएशन समझने तो उसके रिलेटेड कोई मूवी आता है वो भी हम देखते हैं। बहुत ऑस्कर जिस मूवीज को मिलता है वो मूवीज कभी देखा, वो जब देखते हो तो समझ में आता है कि बाकी जगह पर भी क्या चीजें चल रही है, कैसे चल रहा है। किसी एक सोसाइटी के ऊपर एक मूवी बनता है, वो देखनी चाहिए, तब हमें पता लगता है। लाइफ थोड़ी सी एनरिच रहती है, बाहर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है पता रहता है, कॉन्फिडेंस ठीक रहता है। तो अच्छी अच्छी चीजें करा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा मानता हूँ यंगस्टर्स ने करनी ही करनी है, तो हम हमेशा, चिट्ठी पता ही होगा किस चीज का होगा, तो हमने हमेशा याद रखना है यंग एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है तुम्हारा एक्सरसाइज और तुम्हारी बॉडी का ख्याल रखना। हमारी ये जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है हमको मिला हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमको 2 हाथ पैर, दोनों आंखें अच्छी कंडीशन में मिली है। कभी बाहर जाके देखो जिनको प्रॉब्लम होता है, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, उनको तरफ देखने के बाद पता लगता है हम कितने लकी हैं। हम कंप्लेंट मास्टर रहते हैं, बहुत बार कंप्लेंट करते रहते हैं, बट देखो अपनी बॉडी हमें जो मिला है और हम उस बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हम कभी एक्सरसाइज करके ये सब ठीक रखते हैं? तुमने बहुत पैसे कमा लिए, तुम ऑफिसर बन गए, तुम बहुत बड़े लेवल के बन गए, बट जब तक आपका शरीर ठीक नहीं है आप कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते। तो मेरा हमेशा कहना है सभी लड़कों से, सभी लड़कियों, सभी दोस्तों से मेरे, कि ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शन। अगर एडिक्शन करना है तो नॉलेज का या पढ़ाई का एडिक्शन करो, बाकी किसी चीज का एडिक्शन करने की जरूरत नहीं। लेट मी टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, लिकर कंजम्पशन, ड्रग्स, कोई जरूरत नहीं रहती है। और वो चीजें आप नहीं करते हो तो लाइफ में कुछ मिस नहीं करते हो। मार्क माय वर्ड्स, कुछ मिस नहीं करते हो। दूर रखो इन सब चीजों से खुद को, क्योंकि देश को जरूरत है, सबको जरूरत है। क्योंकि देश में जितने भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया था कि इस देश के असली मालिक हम लोग हैं। तो जैसे भी हो, कैसे भी हो, ये देश हमारा है। वो कुरकुरे का ऐड है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, देश वैसा ही है। ये देश कैसा भी हो, ये एरिया कैसा भी हो, ये स्टेट कैसा भी हो, ये डिस्ट्रिक्ट कैसा भी हो, मेरा है। उसको सुधारने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है।
ये अगर हम हर कोई अपने खुद से बोलने लगे तो हम यंग लोगों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर हम एक साथ हो जाए, यंग लोगों की ताकत आसाम से ज़्यादा किसी स्टेट ने नहीं देखी आज तक। यंग स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आसाम है। हमें पता है हमारे पास कितनी ताकत है। अगर हम पॉजिटिवली खड़े हो जाए, अच्छे काम के लिए खड़े हो जाए, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो यंग स्टूडेंट्स को साइडलाइन करके आगे जा सके। हमारे हाथ में जो ताकत है वो हमने पॉजिटिव काम के लिए यूज करनी है और जिम्मेदारी लेनी है। ये एरिया मेरा है, मैं कहीं से भी आया हूँ, बट मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं जिस स्टेट से आता हूँ, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ, ये देश भी मेरा है, ये काम भी मेरा है, ये स्टेट भी मेरा है, ये डिस्ट्रिक्ट भी मेरा है। इसमें जो भी अच्छा करना है हमें मिल के करना है। तो मुझे गारंटी है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग नहीं होगी। मैं फेसबुक पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ, इंटरनेट पे हूँ, ईमेल आप मुझे कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं उसको जवाब देते रहूँगा। मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि एक दिन में 2 दिन में इमीडिएटली जवाब दे पाऊँगा। जब भी फ्री होंगे हम 100% आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। बाकी आपके पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हम जरूर वहाँ पर भी मीटिंग कर सकते हैं। तो आपको आगे भी जाके अगर हम कहीं आपको मदद कर सकते हैं, विल बी लकी, विल कंसिडर आवरसेल्फ लकी इफ यू कुड हेल्प यू। अगर आपको मदद कर सके हम बहुत अच्छा पाएंगे। तो हम हमेशा ऐसे मिलते रहेंगे। हमारे ऑफिस के दरवाजे और घर के दरवाजे आपके लिए 24/7 लिटरली 24/7 खुले हैं। आपको किसी भी टाइप का अगर गाइडेंस का जरूरत हो, आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अभी हमारे एक दोस्त इस साल 2 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। इस क्राउड से मैक्सिमम लोग इस जगह आने के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आज के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद।